नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है व्योमकेश बख्शी, जिसका प्रपोजल डीआरडीओ ने भारतीय एयरफोर्स को दिया है। तो हम देखेंगे कि आखिर भारत का व्योमकेश बख्शी आखिर है क्या। ऐसा डीआरडीओ ने कौन सा प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स को दिया है जिसकी चर्चा अब खास तौर पे हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के जो दुश्मन है उन पर 24/7 निगरानी की जा सकती है व्योमकेश बख्शी के द्वारा। तो हम बात करेंगे इसी के बारे में कि आखिर ये है क्या, ऐसा कौन सा इस तरह का रक्षा उत्पाद है जो कि डीआरडीओ बना रहा है और उसका प्रपोजल भारतीय जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उसे दिया है। तो इसकी जो भी विशेषताएं हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि ये एक देखें तो एयरशिप है, खास तौर पे देखें तो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप है। तो इस स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है, इसकी जो विशेषताएं हैं उनकी हम बात करेंगे कि आखिर इसमें कौन सी तकनीक इनबिल्ट की गई है और आकाश में ये सुपर सेंसर की कैसे तरह काम करेगा। तो चूंकि एक सुपर सेंसर की तरह इसे उपयोग में लाए जाने की बात डीआरडीओ के द्वारा की गई है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इससे जुड़ी जो भी तकनीकी जो भी इसकी विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और कैसे ये उपयोगी साबित हो सकता है सैन्य दृष्टिकोण से। इससे क्या लाभ हो सकते हैं, कौन से फायदे हो सकते हैं खास तौर पे सुरक्षा के क्षेत्र में, तो उन पर हम बात करेंगे। भारतीय वायुसेना ने आखिर डीआरडीओ का ये जो प्रपोजल आया है, इस तरह के कह सकते हैं कि जो व्योमकेश कह सकते हैं कि बख्शी है इसकी, तो इसके संदर्भ में एयरफोर्स आखिर इंटरेस्टेड है नहीं है, आखिर एयरफोर्स का क्या कहना है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके लागत पर भी बात करेंगे कि आखिर इस पर कितना कॉस्ट आने वाला है और आने वाले समय में भविष्य में अगर हम देखें दीर्घकालिक जो इसके लाभ हैं वो क्या प्राप्त हो सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, इंटरनेशनल सिनेरियो में देखेंगे तो इसकी तुलना भी करेंगे कि क्यों इस तरह के जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप हैं आखिर क्या किसी और दुनिया में देश के पास है, अगर हैं तो वो किस प्रकार के हैं और भारत से क्या बहुत कुछ अलग है या भारत उनके काफ़ी समीप बनाने वाला है। तो इस तरह की जो विभिन्न बातें हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे जो व्योमकेश जो बख्शी है, स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इससे जुड़ी भी जो बातें हैं उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है, तो संस्कृति आईएएस के द्वारा जून एंड ऑफर स्टार्ट किया गया, जिसके तहत देखेंगे तो 75% की जो छूट है वो सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर दी जा रही है। और इसके लिए जो ऑफर वैलिडिटी डेट है वो 22 से 27 जून 2025 है। तो इसके तहत अगर हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण कोर्स हैं जिन पर ये छूट दी जा रही है, तो आईएएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, तो इन सभी फाउंडेशन कोर्स पर आपको 60% की जो छूट है वो दी जा रही है और ये सारे कोर्स ईएमआई सुविधा पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, इन कोर्स के तहत देखें तो जो भी कोर्स संचालित होते हैं उन पर भी अप टू 70-75% की जो डिस्काउंट है वो प्रदान की जा रही है। 71वीं बीपीएससी जो पीटी टारगेट बैच है, ये 70 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें देखें तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क आपको दी जा रही है। इसका बैच 30 जून 2025 को स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए जो भी निर्धारित फी है उसमें डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है आपको केवल 4,500 में प्राप्त होगा। इसके अलावा जो यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप जो प्रोग्राम 2026 है, ये 140 दिवसीय गहन क्लासरूम प्रोग्राम है। इसकी जो कक्षाएं हैं ये 3 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रही हैं और इसमें महत्वपूर्ण जो की फीचर्स हैं, मुख्य परीक्षा के रणनीति पर आधारित ये फोकस कार्यक्रम है। उत्तर लेखन पर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए एडवांस अप्रोच इसमें शामिल करते हुए आपके जो भी राइटिंग स्किल है उसे डेवलप किया जाएगा। पूरा पाठ्यक्रम इसमें कवर किया जाएगा और अभ्यास के लिए 13 टेस्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। जो भी संस्कृति आईएएस की फैकल्टी है और जो अनुभवी फैकल्टी है वो इसमें आपको गाइडेंस प्रदान करेगी। इसके अलावा जो इसके लिए फी स्ट्रक्चर है, चाहे हम बात करें ऑफलाइन मोड की चाहे ऑनलाइन मोड की, और जो अपने बच्चे हैं संस्कृति आईएएस के जो स्टूडेंट्स हैं और जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए जो भी निर्धारित फी है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो इसके बारे में भी देख सकते हैं। सामान्य विद्यार्थियों के लिए जो फी है डिस्काउंट के बाद 25,000 है, ये ऑफलाइन मोड के लिए है। संस्कृति
संस्कृति आईएएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो निर्धारित फी है वो 20,000 है। ऑनलाइन मोड की बात करें तो जो ऑफर फी है सामान्य विद्यार्थियों के लिए 20,000 है और संस्कृति आईएएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15,000 है। और भी अगर कोई क्वेरी है, कोई शंका आपका है तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए नंबर जो है 9555124124 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है उसका भी वहां पर विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब न्यूज को देखते हैं। भारत की जो दुश्मन है उस भारत के दुश्मन पर अब रहेगी 24 घंटे निगरानी, 24/7 अब निगरानी की जा सकती है। और इसी के लिए जो अपने देश का रक्षा उत्पाद से जुड़ा हुआ जो एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ है, उसने हाईटेक जो व्योमकेश बक्सी है वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स को इसका ऑफर दिया है कि हम ये आपके लिए उत्पाद बनाकर दे सकते हैं। और इसी कारण से ये जो न्यूज है ये चर्चा में है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो डीआरडीओ है, इसकी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसने एक अत्याधुनिक स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है इसका प्रस्ताव भारतीय वायुसेना को प्रदान दिया है, प्रपोजल रखा है और ये कहा है कि हम आपको इस तरह का जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है वो बनाकर दे सकते हैं, जो भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो 24/7 क्या कर सकता है, निगरानी कर सकता है, भारत के जो दुश्मन है उनके ऊपर नजर बना सकता है। तो इस तरह का प्रपोजल यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है। और ये जो है एक जो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप की बात की जा रही है, ये एक सोलर संचालित क्या है, एक निगरानी एक प्लेटफॉर्म होगा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इसमें अतिरिक्त जो ऊर्जा है उसके लिए कोई भी जो भी इनबिल्ट करने की बात है वो नहीं होगी। ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित होगा, जिससे भारत क्या है आईएसआर जो इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकॉग्निशंस है उसके क्षमताओं को अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है। तो ये चर्चा में है। थोड़ा सा देखेंगे आखिर ये स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है आखिर ये है क्या। तो देखिए ये और कुछ नहीं है, हवा से भी हल्का। आप एक तरह से देखेंगे कि एक हल्का है, हवा जैसे होता है कि लाइटर देन एयर, हवा की तरह देखें तो हवा से अगर देखेंगे तो उसी की तरह क्या है कि एक हल्का एक प्लेटफॉर्म है। और पृथ्वी की सतह से आप देखेंगे तो इसकी जो सतह से ऊंचाई होगी वो ऊंचाई काफी अधिक होगी, 17 से लेकर 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित किया जाएगा। ये क्या होगा कि एक जो ऊंचाई है स्ट्रेटोस्फेयर उस पर स्थिर होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी कारण से इसका जो नाम है वो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप दिया गया है, क्योंकि इसी क्षेत्र में यह स्थापित होगा। अब वायुमंडल के जो वर्गीकरण है उसको आपने देखा होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी इंजन नहीं होगा, इसको संचालित करने के लिए इसमें इंजन नहीं लगाया जाएगा जो इसे उड़ाए, क्योंकि अक्सर देखे हैं कि कोई भी एयरशिप होता है तो उसमें इंजन लगा होता है तभी वो उसको क्या करता है, मूव करता है। लेकिन इसकी विशेषता क्या होगी, डीआरडीओ की क्या योजना है, तो डीआरडीओ का कहना है कि ये जो हम स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप बना रहे हैं इसमें हम कोई इंजन नहीं लगाएंगे और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 17 से लेकर 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे हम स्थापित करेंगे। कहां पर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में इसे स्थापित करेंगे। तो इतनी ऊंचाई पर अगर देखेंगे तो ये कहां पर होगा, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, ये जो देखें तो इसी मंडल में, इसी जोन में क्या होगा कि ये स्थापित किया जाएगा, ऐसा डीआरडीओ का कहना है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि इंजन नहीं होगा, इसको उड़ाने के लिए कोई इंजन नहीं होगा, ये स्थिर निगरानी स्टेशन के रूप में काम करेगा। यानी कि जिस स्पेस में, चूंकि बात हो रही है कि ये क्या है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फेयर जो मंडल है उसमें ये स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थिर होगा, एक जगह इसे स्थिर रखा जाएगा और ये क्या करेगा कि स्थिर निगरानी स्टेशन के रूप में काम करेगा। और ये ऊंचाई काफी अधिक होगी और इस कारण से जो रडार हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो क्या है कि इसे कहीं ना कहीं देखें तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं,
ये नीचे की जो सैटेलाइट है उससे भी ज़्यादा सटीक जो निगरानी है वो ये कर पाएगा, ये इसकी खास विशेषता होगी। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अब चर्चा में है। स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप बनाने की बात डीआरडीओ ने एयरफोर्स के सामने रखी है, जिस कारण से देखें तो भारत का जो एक निगरानी तंत्र है वो और भी मजबूत हो जाएगा। इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं कि आकाश में ये एक सुपर सेंसर की तरह काम करेगा। ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में देखें तो ये पूरी तरह से क्या होगा कि सोलर जो पैनल्स हैं उन पर आधारित होगा और सौर ऊर्जा से क्या करेगा, ये अपनी जो जरूरत है ऊर्जा की वो प्राप्त करेगा। अतिरिक्त जो ऊर्जा है ऑनबोर्ड जो बैटरियां हैं उनमें स्टोर होती रहेंगी, जिससे रात में भी ये क्या करेगा, अपने पूरी क्षमता के साथ ये वर्क करेगा। हफ्तों तक ये कंटिन्यूअस कह सकते हैं कि इसका जो संचालन है वो किया जा सकता है, क्योंकि जो भी एनर्जी है सोलर एनर्जी जितनी ज़रूरत होगी ये यूज करेगा और जो बचेगा वो ये स्टोर भी करता रहेगा। इसी कारण से ये लगातार जो भी मौसम भी अगर चेंज हो रहा है तो इसको जो भी ऊर्जा की ज़रूरत होगी वो इसमें इनबिल्ट बैटरियों के माध्यम से इसे ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। निगरानी के संदर्भ में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें एडवांस जो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, इसके अलावा देखेंगे तो इसमें कई सारे जो रडार्स हैं, हीट सिग्नेचर जो डिटेक्शन है, ऐसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इनबिल्ट किया जाएगा। और दुश्मन देश के जो भी स्टील्थ विमान हैं, जो क्रूज मिसाइलें हैं, जो ड्रोन्स हैं, और ड्रोन्स भी जो नंबर ऑफ मल्टीपल ड्रोन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़े ही एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकता है, ये आइडेंटिफाई कर सकता है, उनको पहचान सकता है, उनको चिन्हित कर सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कम्युनिकेशन और डेटा के संदर्भ में रियल टाइम डेटा शेयरिंग जो ग्राउंड स्टेशन है उससे ये कर पाएगा, क्योंकि जो भी आंकड़े होंगे, जो भी ये आइडेंटिफाई करेगा विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को, तो उनका जो डेटा है तो सतह पर अगर हम देखेंगे जो भी सतह होगा तो उस सतह पर जो भी सेंटर बनाए गए होंगे तो उन सेंटर से क्या करेगा, ये डेटा का शेयरिंग करेगा। ग्राउंड पर जो भी इसके लिए सेंटर स्थापित किए गए रहेंगे ताकि आंकड़ों का विश्लेषण करके जो भी स्ट्रेटजी है वो बनाई जा सके। ग्राउंड बेस्ड जो इंटरसेप्टर्स हैं और जो फाइटर जेट्स हैं वो समय रहते क्या होंगे, उनको ये अलर्ट देगा। तो फिर क्या होगा कि अगर कोई दुश्मन देश की तरफ से ड्रोन्स है, फाइटर जेट्स है, कोई मिसाइल्स है, तो यहाँ पर जो भी ग्राउंड पर इंटरसेप्टर्स लगे होंगे वो क्या करेंगे कि सीधे उसको जाकर इंटरसेप्ट करेंगे, उसे ध्वस्त कर देंगे। मान लिया कि अगर भारत पर किसी दुश्मन देश की तरफ से मिसाइल आ रही है तो ये पहले डिटेक्ट करेगा और डेटा शेयर करेगा सतह पर स्थापित डेटा सेंटर से, और यहाँ पर क्लियर होगा कि नहीं, अब ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसे क्या करना है, ध्वस्त करना है। तो जो भी इंटरसेप्टर्स उसके लिए लगाए गए हैं वो क्या करेंगे, उसे लोकेट करेंगे और तुरंत ध्वस्त कर देंगे। इसके संदर्भ में अगर लोकेशन की बात करें तो जीपीएस पर आधारित ये पूरा जो पोजीशनिंग है, जो रिमोट कंट्रोल है, उससे ये पूरा जो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप है ये कंट्रोल होगा। यही नहीं, भारत में चूंकि भौगोलिक जो विशेषताएं हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं, और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो विभिन्न क्षेत्र होंगे, चाहे वो पर्वतीय, पहाड़ी या इस तरह के दुर्गम क्षेत्र हैं, उन पर भी इस स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है इससे नज़र रखी जा सकती है। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे मान लिया कि बहुत सारे जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, बॉर्डर के क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, घाटी वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर विभिन्न जो ऐसी कह सकते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ संचालित होती है, उन पर भी नज़र रखी जा सकती है। तो लोकेशन के संदर्भ में ये नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण बढ़त इंडियन एयरफोर्स को दे सकता है, या जो भी हमारा सुरक्षा तंत्र है उसे ये दे सकता है। तो इस तरह की बात कही जा रही है। भारतीय जो वायुसेना है, जो इंडियन एयरफोर्स है, अगर उसके भूमिका की बात करें, उसकी रुचि की बात करें, तो चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो जो तनाव की स्थिति है वो हमेशा देखने को मिलती है, और इस कारण से कहा जा रहा है कि जो तनाव वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये काफ़ी रणनीतिक भूमिका निभा सकता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि जो भारतीय वायुसेना है उसकी जो रुचि है वो खास तौर पे देखने को मिली है। जैसे लाइन ऑफ जो एक्चुअल जो कंट्रोल वाले जो क्षेत्र हैं, या फिर जो एलओसी लाइन ऑफ जो कंट्रोल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ जो क्षेत्र हैं वो काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर निगरानी के स्तर पे देखें तो हमारा जो एक परिकल्पना है, ये जो खोज की बात की जा रही है डीआरडीओ के तरफ से कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है ये जब हमारे पास होगा, इसकी जो तैनाती होगी, तो इससे संवेदनशील क्षेत्रों पर हमारी जो निगरानी तंत्र है वो पहले से बेहतर हो सकती है, और इस कारण से वहाँ पर हमारा जो नियंत्रण है वो पहले से बेहतर होगा।
ये जो एयरशिप है ये इंडियन एयरफोर्स के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस जो ग्रिड है उससे कहीं ना कहीं एक तरह से जुड़कर एक इंटीग्रेट होकर काम करेगा। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पहले से और बेहतर और सटीक हो सकता है, घातक हो सकता है। तो इस कारण से देखें तो इंडियन एयरफोर्स इस प्रपोजल के संदर्भ में देखें तो इंटरेस्टेड है, इसे डीआरडीओ से प्राप्त करना चाहती है ताकि अपने रक्षा तंत्र को और मजबूत कर सके। अब इसके संदर्भ में अगर लागत और इसके दीर्घकालिक लाभ की बात करें तो एक बार अगर इसका निर्माण हो गया और तैनाती के बाद देखें तो इसका जो परिचालन लागत है वो काफी कम आएगी, कम मेंटेनेंस होगा, क्योंकि देखें तो सोलर एनर्जी से संचालित है, एक जगह स्थिर है। तो इस तरह की जो विभिन्न विशेषता है इस कारण से देखें तो एक बार अगर ये बनाकर किसी स्ट्रेटोस्फेयर क्षेत्र में इसे स्थापित कर दिया गया, इस मंडल में स्थापित कर दिया गया, तो ये संचालित होते रहेगा और लंबे समय तक इसका संचालन जो है वो कम लागत में किया जा सकता है। भविष्य में इसका जो उपयोग है वो नागरिक जो आपातकालीन सेवाएं हैं, आपदा जो प्रबंधन वाले क्षेत्र हैं, सीमा सुरक्षा के जो क्षेत्र हैं, विभिन्न जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी इस स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है इसका इस्तेमाल करके हम दूरगामी जो इसके लाभ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि क्या भारत के द्वारा ये जो विकसित किया जाने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है इसकी तुलना अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में करें कि क्या भारत के अलावा भी कोई देश हैं दुनिया में जो इस तरह के स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बना चुके हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए इसमें पहले भी अमेरिका, चीन, रूस जैसे जो सुपर पावर्स हैं उनके द्वारा पहले से ही हाई एल्टीट्यूड जो प्लेटफॉर्म है वो विकसित किए गए हैं और वो काम भी कर रहे हैं। अधिक ऊंचाई के इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो विकसित किए गए हैं। जैसे चीन की बात करें, पड़ोसी देश चीन है, JY-3000 हाइब्रिड जो एयरशिप है ये पहले ही विकसित कर चुका है और इन्हें तैनात भी किया है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जेफायर जो है इसकी तकनीक पर आधारित इसने पहले ही इस तरह की जो एयरशिप है ये बना ली है। तो इस कारण से देखें तो जो वर्तमान में अब जो भारत के डीआरडीओ का ये जो कदम है ये भारत को क्या कर सकता है कि इन देशों के कहीं ना कहीं क्लब में शामिल कर सकता है, जिसके आधार पर जो वैश्विक निगरानी जो तकनीकी एक क्षमता है वो भारत की बढ़ सकती है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन चुनौतियां भी इसके सामने कई सारी हैं। जैसे देखें कि मौसम एक समान नहीं होता है, मौसम में देखें तो तूफान आ सकता है, वायुमंडलीय अशांति, अस्थिरता देखने को मिल सकती है, भारी वर्षा हो सकती है, या इस तरह के जो विभिन्न चरम जो मौसमी घटनाएं हैं ये इसे प्रभावित कर सकती हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है इसके विकास के क्रम में ही कहीं ना कहीं डीआरडीओ को इन परिस्थितियों को, इन चरम मौसमी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित करना होगा कि इन परिस्थितियों में ये कैसे अपने को स्थिर बनाए रख सकता है, लगातार काम करने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये नहीं, दुश्मन की जो साइबर हमले हैं, जो लेजर हथियार हैं, उनसे भी संभावित खतरा होगा इस एयरशिप को। तो इसके लिए लगातार जो भी सिक्योरिटी पर्पज है, साइबर जो भी हमले हैं उनसे बचाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सुरक्षा के मानक हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ को इसे निर्मित करना होगा। यही नहीं, जो भी संवेदनशील जो डेटा है जो कि कहीं ना कहीं ये डिटेक्ट करके नीचे के जो अर्थ सरफेस पे जो सेंटर होंगे उन तक भेजेगा, तो उनके संदर्भ में उन डेटा को भी सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है कि कहीं वो डेटा लीक ना हो। और इस कारण से अगर पड़ोसी जो भी सेंसिटिव क्षेत्र हैं, अगर दूसरे जो भी अज्ञात तत्व हैं अगर वो प्राप्त करते हैं तो इन डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी डीआरडीओ के सामने है कि इस तरह का स्ट्रेटोस्फेरिक जो भी एयरशिप है अगर वो बनाता है तो इससे जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं कि विभिन्न मौसम के अनुकूल ये हो, विभिन्न चरम मौसमी घटनाओं के अनुकूल हो, दुश्मन के साइबर हमले से बच सके, या किसी भी लेजर या इस तरह के हथियार से संभावित जो खतरे हैं उन खतरों से सुरक्षा करने के लिए आखिर डीआरडीओ इसके लिए क्या प्रावधान, क्या तकनीक इसमें इनबिल्ट करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो भी सेंसिटिव डेटा है उनके चोरी होने का डर है, उसके संदर्भ में क्या इसके लिए उपाय डीआरडीओ करता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, तो ये डीआरडीओ के सामने पहले से मौजूद। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो ब्योमकेश यहाँ पर बक्सी की बात कही जा रही है, जो कि यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा ये प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है कि अगर ये हम स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाते हैं और अपने क्षेत्र में इसे स्थापित करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में 24/7 जो निगरानी है वो हम कर सकते हैं। और इसके कई सारे जो अतिरिक्त लाभ हैं
वो भी हम कर सकते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में कर सकते हैं, जब आपदा की स्थिति है तो उसमें हम कर सकते हैं। जो भी नागरिकों से जुड़ी हुई जो विभिन्न सुविधाएं हैं उनके संचालन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके निगरानी के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देश के आंतरिक क्षेत्रों में जो विभिन्न घटनाएं हैं उन घटनाओं के संदर्भ में जो भी डेटा है उनको प्राप्त करके उनके संदर्भ में जो भी एनालिसिस है वो करके उनका उन क्षेत्रों का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो भी हम कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जो भी प्लानिंग है, योजना के स्तर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुआयामी जो कह सकते हैं कि लाभ है वो इस एयरशिप से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी जानकारी देखी। इसी के संदर्भ में देखें जो DRDO के द्वारा ये पूरा जो एयरशिप है ये विकसित किया जा रहा है। तो DRDO के बारे में अगर हम देखें तो भारत सरकार का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या है, एक रक्षा अनुसंधान एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए खास तौर पे अत्याधुनिक जो भी तकनीक है वो ये विकसित करता है और इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में है। निगरानी कौन करता है, तो अपने देश का जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री है भारत सरकार का, वही इसका रेगुलेटरी बॉडीज है, उसी इसका नोडल एजेंसी है। और इस समय देखेंगे तो DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो समीर V कामत हैं। अगर हम बात करें कि जो DRDO है इसके बनाए जाने के, इसके स्थापना के पीछे जो उद्देश्य क्या थे भारत सरकार के, तो जो भी अपने देश के लिए जो भी रक्षा उपकरण है, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है या जो भी उससे जुड़ी प्रणालियां हैं, स्वदेशी स्तर पे जो विभिन्न तकनीक है उनके अनुसंधान के लिए, उनके परीक्षण के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना की गई। सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए जो भी अत्याधुनिक तकनीकें हैं, जो हथियार हैं, उनका ये निर्माण करता है। रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में भारत की जो एक निर्भरता अन्य देशों पर है, उस निर्भरता को कम करने के लिए ये क्या है, खास तौर पे स्थापित एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो इस कारण से देखें तो ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से DRDO का जो कार्यक्षेत्र है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर रक्षा मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, या फिर भारी उद्योग मंत्रालय? तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर DRDO ने एक ऐसे स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा है जिसके निर्माण के बाद, इसकी स्थापना के बाद क्या होगा कि 24/7 निगरानी की जा सकती है और अपना जो पूरा रक्षा तंत्र है वो काफ़ी पहले से बेहतर हो सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी पहले से मजबूत हो सकता है। तो इससे न केवल अपने देश की सुरक्षा होगी बल्कि इस स्ट्रेटोस्फेरिक जो स्पेसशिप है इसका इस्तेमाल आने वाले समय में नागरिक जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण सुविधा है उनमें किया जा सकता है। आपदा आधारित जो क्षेत्र हैं उनके प्रबंधन में किया जा सकता है। जो प्लानिंग है उसके संदर्भ में किया जा सकता है। तो बहुआयामी जो उपयोग वाला ये ब्योमकेश जो बक्सी स्ट्रेटोस्फेरिक जो एयरशिप है इसके बारे में हमने चर्चा की। इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पहल थे उन पर भी हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।